आधी रात को मैंने अपनी गाड़ी निकाली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और मुझे किसी भी तरह जल्द अपने घर पहुंचना था। अम्मा के काफ़ी रोकने पर भी मैं शादी वाले घर नहीं रुका। मैंने अम्मा से यही बहाना लगाया कि मुझे सुबह ऑफिस में काम है, इसलिए मेरा अभी निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाखों का नुकसान हो सकता है। अम्मा से ये कहता हुआ मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं फुप्पो के घर से निकल आया। अब मैं ज़हनी सुकून में था। मैं सुकून से गाड़ी ड्राइव करते हुए सफ़र को एंजॉय करते जा रहा था कि अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके जल्दी से घर पहुंच जाऊं, ताकि जल्दी से घर पहुंचकर कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजार सकूं। यही सोचकर मैंने शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। पहले तो मैं उस रास्ते पर बहुत मुतमईन होकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उस रास्ते पर जंगल से गुजरना शुरू हुआ तो मुझे अपने इर्द गिर्द का माहौल देखकर खौफ सा महसूस होने लगा। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था जो अपनी कहानी अपने सन्नाटे के साथ खुद बयान कर रहा था। सड़क बहुत सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। दूर दूर तक मेरी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी उस रास्ते में जाती दिखाई नहीं दे रही थी। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गाड़ी वापस मोड़ लूं, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो मैं बहुत ज्यादा रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँच चुका था। परेशान सा हो गया और सोचने लगा कि क्या मुझे अपने सफर को जारी रखना चाहिए या फिर वापस गाड़ी मोड़ लेनी चाहिए। मैंने सफर को जारी रखने में ही बेहतरी महसूस की। मैं मुसलसल गाड़ी चलाता जा रहा था। जंगल के दरमियान में जाकर अचानक से मेरी गाड़ी रुकने लगी। एकदम से गाड़ी रुकी और दोबारा चलने लगती, फिर गाड़ी रुकती, फिर चलने लगती। ऐसे ही कुछ सफर तय हुआ कि अचानक से झटका लगने से मेरी गाड़ी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। जब मैंने गाड़ी से बाहर नजर डाली तो हर तरफ गुप अंधेरा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो बाहर से खौफनाक किस्म की आवाजें आ रही थी जो कि चमगादड़ की लग रही थी। घना जंगल था, दूर दूर तक मदद के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनेट खोलकर गाड़ी को चेक करने लगा। जैसे ही मैंने गाड़ी का बोनेट खोला अंदर से बहुत धुआं निकल रहा था। गाड़ी का इंजन बेहद गर्म हो चुका था। इंजन को हाथ तक नहीं लगाया जा रहा था। मैं अपने इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन मुझे दूर तक कहीं भी पानी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैंने अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और जंगल के बीचों बीच चलता हुआ पानी की तलाश में आगे निकल गया। जंगल का समा बेहद खौफनाक था। अचानक से तेज आंधी चलने लगी और खौफनाक सी आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं थोड़ा सा घबरा गया, मगर अपने कदमों को चलता रहने दिया। बहुत आगे तक आने के बाद भी जब मुझे दूर दूर तक कहीं भी कोई पानी न दिखा तो मैं बहुत परेशान होकर वापस गाड़ी की तरफ आ गया। अब मैं सड़क पर ही किसी की मदद का इंतजार करने लगा, लेकिन दूर तक मुझे कहीं से भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। मैं दिल में सोचने लगा कि काश मैंने अम्मा की बात मान ली होती तो अब मैं इस किस्म की मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होता। मगर मैं क्या करता। मेरा 1% भी दिल नहीं था कि इन फुप्पो के घर में कुछ देर और रुको। मुझे उनके किए गए सलूक बार बार याद आने लगे। अब चाहे जो भी था, फंस तो मैं एक मुश्किल में गया था। मैं गाड़ी में बैठ गया और सोचने लगा कि शायद कोई और गाड़ी इस रास्ते से गुजरे तो मैं उसे लिफ्ट लेकर अपने घर तक चला जाऊं। मगर मुझे लगता था कि उस सुनसान रास्ते पर दिन के वक्त भी लोग इतने घबराते होंगे कि ये तो फिर गहरी रात का वक्त था। उस वक्त उस सुनसान रास्ते पर मुझे किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए मैंने रात गाड़ी में ही गुजारने का फैसला किया। मैंने गाड़ी के शीशे अच्छी तरह से बंद कर दिए और दरवाजे अच्छी तरह से लॉक कर लिए थे। मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं गाड़ी में बैठा था कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ बुला लूं और अपने घर चला जाऊं।
गाड़ी को सुबह किसी मैकेनिक को लेने के लिए भेज दूंगा। जैसे ही मैंने दोस्त को कॉल करने के लिए मोबाइल जेब से निकाला तो मोबाइल के सिग्नल गायब थे। मैं ये देखकर बेहद हैरान हुआ। मैंने मोबाइल को जोर से अपने हाथ से मारा तो ये देखने के लिए कि शायद सिम ना हिल गई हो, लेकिन फिर भी मोबाइल पर सिग्नल नहीं आए। मैंने सिम निकालकर दोबारा से मोबाइल में डाली, तब भी सिग्नल गायब थे। अब मुझे परेशानी होने लगी क्योंकि इस जगह सिग्नल नहीं आ रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि समझ से बाहर था कि ये कौन सी जगह है जहाँ मोबाइल के सिग्नल ही गायब हो गए। अब तो मैं किसी को फोन करके भी मदद के लिए नहीं बुला सकता, इसलिए चुपचाप हौसला करके मैंने सोना ही बेहतर समझा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरी आंख लगी। मुझे अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने अपनी बंद आंखें खोली तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक लड़की को सुनसान सड़क पर जाते हुए देखा। उस लड़की ने अपना लहंगा पहना हुआ था और हाथ में पानी का घड़ा पकड़ा हुआ था जिसमें से पानी छलक कर बाहर गिर रहा था। मुझे कुछ न सूझा। पानी देखकर तो जैसे मेरी जान में जान आ गई। मुझे प्यास भी शिद्दत की लगी हुई थी। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे आवाज देने लगा, एक्सक्यूज मी, जरा ठहरो मैडम। मैं यही सदा लगाते हुए उसके पीछे तेज तेज कदम चलने लगा। अभी मैं कुछ दूर ही उसका पीछा करते पहुंचा था कि अचानक से मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया और मैं बहुत जोर से नीचे गिरा। मैं खुद को संभालता हुआ खड़ा हुआ और जैसे ही सामने देखा तो वो लड़की गायब थी। वो मेरी आंखों से ओझल हो चुकी थी। मैंने कुछ देर उसको इधर उधर तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं मायूस होकर दोबारा अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। अब मुझे तजस्सुस होने लगा कि इतने सुनसान रास्ते पर वो लड़की कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई और उसने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी। मैं यही सोचे जा रहा था कि अचानक से मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। दिन की रोशनी ने जैसे ही आसमान को अपने घेरे में लिया तो उस रोशनी से जल्द मेरी आंख खुल गई। मैं अपने इर्द गिर्द देखने लगा लेकिन अभी भी सड़क पर कोई भी नहीं था। मैंने मोबाइल चेक किया, मोबाइल पर भी सिग्नल नहीं थे। बहरहाल मैंने इन बातों पर गौर नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ घर पहुंचना था। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब गाड़ी को सेल्फ मारकर देखता हूँ, शायद ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा गर्म थी, शायद इसी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने गाड़ी को सेल्फ मारी तो फौरन से स्टार्ट हो गई। मैंने जल्दी से गाड़ी चलाई और घर का रास्ता लिया। घर पहुंचते ही फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया। फ्रेश होने के बाद मैंने अपनी काम वाली से कप चाय का मांगा कि अचानक से जहन में एकदम से उसी लड़की का ख्याल आया। मैं दिल में सोचने लगा कि आखिरकार वो लड़की रात के उस पहर में उस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी, वो कहाँ से आई थी और एकदम आंखों से कैसे ओझल हो गई। यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि मैंने चाय पीते ही जल्दी से गाड़ी निकाली और उसी सुनसान सड़क की तरफ जाने लगा। दिन की काफी रोशनी थी। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो अपने इर्द गिर्द दूर तक हर जगह देखने लगा। दूर दूर तक मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे दिल में यही सवाल था कि जब यहाँ कोई घर ही मौजूद नहीं तो वो लड़की आखिर गई तो गई, कहाँ गई। खैर मैंने मायूस होकर दोबारा से अपने घर की राह ली। कुछ दिन इसी सोच में गुजर गए। मुझे न जाने क्यों उस लड़की की तरफ खींच सी लगने लगी। मेरा जी चाहता कि मैं पूरा जंगल छान मारूं और उस लड़की को ढूंढ कर ले आऊं, क्योंकि न जाने एक नजर में ही वो लड़की मेरे दिलो दिमाग पर बुरी तरह से छा गई थी। मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। कुछ दिन तक तो मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। इतने में मुझे अम्मा की कॉल आ गई और मुझे अम्मा ने कहा कि मुझे आज पुप्पो के घर से लेकर चलो। मुझे उस रास्ते पर जाने का फिर से बहाना मिल गया। मैंने फौरन से पहले अम्मा को हाँ कर दी कि आज रात निकलूंगा और सुबह हम लोग वहां से निकल आएंगे। मेरे दिल में था कि उस गहरी रात में उस लड़की को तलाश करूंगा, शायद वो उसी गहरी रात में मिल जाए। मैंने हर चीज एहतियात के तौर पर गाड़ी में रख ली ताकि गाड़ी अगर खराब भी हो जाए तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल सकूं। पानी का कैन, इसके अलावा खाने पीने का कुछ सामान,
मैंने गाड़ी में रख लिया। मैं गहरी रात में अम्मा को लेने के लिए निकल गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने वही शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया। अब मैं दोबारा सड़क पर नज़र दौड़ाते हुए जा रहा था, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। मेरी गाड़ी फिर उसी जगह अचानक से बंद हो गई। जैसे ही मैंने गाड़ी को दोबारा से सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तब मेरी नज़र सामने आती उस लड़की पर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा तो ये वही लड़की थी। उसने फिर से वही लहंगा पहना था और हाथ में पानी का घड़ा था। जैसे ही मैंने उस लड़की पर गौर किया तो गाड़ी की लाइट्स ऑन की। उस लड़की ने रोशनी की वजह से अपने मुंह के आगे हाथ कर लिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और उसे कहने लगा, कौन हो तुम और इस सुनसान सड़क पर इस वक्त क्या कर रही हो? उसने बड़े ही नाजुक अंदाज में अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, मैं अक्सर इस वक्त पानी भरने जाती हूँ। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वो इस कदर खूबसूरत थी कि मेरी निगाहें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम जानती हो कि ये रात का वक्त है और सड़क कितनी सुनसान है। वो लड़की मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगी कि मेरा तो काम ही रात का है। सारा दिन पानी भरने के लिए मैं घर से नहीं निकलती, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है मैं पानी भरने की ड्यूटी निभाती हूँ। वो इतना कहकर आगे जाने लगी। मैंने उसे लाख रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुने बगैर ही चलती रही। वो लड़की इस कदर खूबसूरत थी, ऐसा लगता कि मैं पहली नजर में ही अपना सब कुछ उस पर हार बैठा हूँ। वो मेरी नजरों के सामने से हट ही नहीं रही थी। मैं उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा कि अचानक से मोबाइल की बेल हुई। जैसे ही मोबाइल निकाल कर मैंने देखा तो अम्मा का फोन था। मैंने फोन अटेंड किया। कब तक पहुंचोगे? अम्मा मुझसे पूछ रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि बस कुछ ही देर में आपके पास हूँगा। मैंने अपना सफर दोबारा से शुरू किया और कुछ देर का सफर तय करने के बाद आखिरकार मैं फुप्पो के घर पहुंच गया। अम्मा भी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने घर की बेल दी तो अंदर से अम्मा की आवाज आई। अम्मा ने दरवाजा खोला तो मेरा माथा चूमते हुए कहने लगी, अमीर हमजा, ये कौन सा तरीका है आधी रात को सफर करने का? तुम या तो सुबह आते या फिर आज दिन में आ जाते। मेरी तो जान पर बनी हुई थी। तुम्हें पता भी है कि मुझे रात के सफर से खौफ आता है। अम्मा, आप ये सब बातें मुझे दरवाजे पर ही कहती रहेंगी या मुझे अंदर भी आने का कहेंगी? मैंने अम्मा से थकी हुई आवाज में कहा था। अम्मा ने जल्दी से मुझे अंदर आने दिया। पुप्पो भी जाग गई थी। पुप्पो ने जब मुझे अंदर आते देखा तो उठकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, अमीर हमजा, बड़ी देर लगा दी पहुंचने में। मैंने पुप्पो से कहा, निकला ही देर से था, और चुपचाप सोफे पर बैठ गया। पुप्पो की सबसे छोटी बेटी हानिया भी जाग रही थी। हानिया ने मुझे सलाम किया और साथ ही मुझे कहने लगी, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। मैंने हानिया को पहली दफा देखा था। हानिया मेरी हम उम्र थी। हानिया अखलाक की बेहद अच्छी थी। मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। इतने में हानिया ने खाना गर्म करके लाया। अम्मा और मैं एक ही टेबल पर बैठ गए। अम्मा ने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि अम्मा मेरे पहुंचने का इंतजार कर रही थी। हम दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर खाना खाया और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था। मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों के सामने वही खूबसूरत लड़की बार बार आने लगी। मैं उसके बारे में सोचता हुआ ना जाने कब सो गया। सुबह होते ही अम्मा ने मुझे जगा दिया। मैं जल्दी से उठा और घर जाने के लिए तैयार होने लगा क्योंकि आज मेरी मीटिंग थी और मुझे ऑफिस टाइम पर पहुंचना था। मैंने अम्मा से कहा, 2 घंटों का ही तो सफर है, मैं नाश्ता घर पहुंचकर ही करूंगा। आप जल्दी से जो भी नाश्ता बना है कर लें, तब तक मैं गाड़ी में फ्यूल भरवा कर आता हूँ। फ्यूल तो एक बहाना था, मुझे तो उस लड़की को देखने जाना था। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और उसी सुनसान सड़क पर चला गया। अभी मैं कुछ ही दूर पहुंचा था कि मुझे लड़कियों का एक झुंड दिखाई दिया जो कि अपने सरों पर सामान लादे उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ से उस लड़की को मैंने जाते देखा था। मैं भी जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और झुंड की तरफ जाने लगा। अभी मैं झुंड से थोड़ी दूर ही था कि मोबाइल पर किसी की कॉल आई। मैंने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल पर ऑफिस से फोन आ रहा था।
फोन मेरी पीए का था जो मुझसे पूछ रही थी कि सर आप कब तक मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंचेंगे। मैंने उसे टाइम देखते हुए बताया कि कुछ ही देर में ऑफिस में होऊंगा। इतने में लड़कियों का झुंड काफी आगे निकल चुका था। मैं वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा कि अचानक से उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिलाने लगी। ये वही लड़की थी। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। इससे पहले कि उसका पीछा करता, एक और कॉल मेरे मोबाइल पर आने लगी। ये कॉल अम्मा की थी। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ जाने लगा। अम्मा बहुत ज्यादा परेशान थी और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी मीटिंग भी है और तुम पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए हो। मैंने अम्मा की बातों पर ज्यादा गौर ना करते हुए अम्मा को गाड़ी में बिठाया। पुप्पो लोगों को अल्लाह हाफिज कहा और घर के लिए रवाना हो गया। मैं सीधे सीधे रास्ते घर के लिए निकला था कि कुछ ही देर की मुसाफत तय करते हुए मैं घर पहुंचा। अम्मा को घर उतारा और सीधा ऑफिस चला गया। कहने को तो मैं ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने गया था, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं था। मेरे ख्यालों पर तो वो लड़की बुरी तरह से छाई थी। मैं अपने दिल के हाथों बेहद मजबूर था। मीटिंग खत्म होते ही मेरा जी चाहा कि दोबारा उस जगह पर जाऊं और उससे मिलकर उस बारे में मजीद मालूमात हासिल करूं, लेकिन वक्त बहुत हो चुका था। अब अगर मैं घर से निकलता तो अम्मा बेहद परेशान होती। इसलिए मैंने सोचा कि अब कुछ दिन इंतजार कर लूं, उसके बाद पुप्पो की तरफ चक्कर लगाऊंगा। मैंने ऐसा ही किया। पूरा एक हफ्ता इंतजार करने के बाद मैंने खुद ही पुप्पो को कॉल की, हाल अहवाल पूछा। पुप्पो हैरान थी कि आज मैंने कैसे राब्ता कर लिया। मैं घर गया तो मैंने अम्मा से जिक्र किया कि मैंने पुप्पो को कॉल की थी हालचाल पूछने के लिए, तो अम्मा बेहद हैरान हुई। मुझसे कहने लगी कि खैर है, तुम तो कभी भी ऐसा नहीं करते। मैं मुस्कुराया और अम्मा से कहने लगा जो उन्होंने मेरे साथ बचपन में किया वो उनका फेल था, लेकिन अब मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन चुका हूँ। मेरा अपना एक मुकाम, एक स्टैंडर्ड है। आज हर कोई चाहता है कि अमीर हमजा उसे टाइम दे, लेकिन आज अमीर हमजा के पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसीलिए मैं फिर उन लोगों से मिलने से थोड़ा हिचकिचाता हूँ। अम्मा ने मुझे अपने साथ लगाया और मुझे कहने लगी, परेशान मत हुआ करो। जो वक्त गुजर गया उसे बंद मुट्ठी में मत रखो। अगर मुट्ठी बंद रखोगे तो तुम दुनिया से नजरें नहीं मिला सकोगे, और अगर मुट्ठी खोल लोगे तो तुम्हारे लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं कुछ देर के लिए पुप्पो की तरफ जाऊंगा। अम्मा हैरान होकर मुझे देखने लगी। अम्मा को बताया कि मुझे वहाँ ऑफिस का कोई काम है। काम से फारग होने के बाद मैं कुछ देर के लिए पुप्पो के घर रुकूंगा। अम्मा ये जानकर बहुत खुशी से कहने लगी कि अच्छी बात है, खूनी रिश्ते कभी नहीं छोड़ते। अगर तुम मिलने लगो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं जल्दी से तैयार होकर पुप्पो के घर के लिए निकला। मैंने ये सोचा कि कुछ देर पुप्पो के घर बैठने के बाद जब अंधेरा छाने लगा तो मैं उसी सुनसान सड़क पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। जैसे ही वो लड़की आएगी उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन हासिल करूंगा। कुछ ही देर में पुप्पो के घर पहुंच गया। पुप्पो ने मुझे बहुत प्यार किया और मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना तैयार करके रखा था। मैंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के बाद मैं घर के लिए वापस निकला। पुप्पो ने मुझे काफी रोका, इतनी रात को सफर न करो, लेकिन मुझे तो लड़की से लाजमी मिलना था। इसीलिए मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। आज फिर ये सड़क अपनी कहानी आप बता रही थी। ये सड़क बेहद सुनसान थी और सन्नाटा चार सू छाया हुआ था। मैंने उसी जगह पर जाकर अपनी गाड़ी रोकी। अब मैं उस वक्त का इंतजार करने लगा जब वो लड़की हाथ में गड़ा लिए छन छन करती उस रास्ते से गुजरेगी। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे वो दूर से लड़की आती दिखाई दी। इस दफा वो बहुत घबराई हुई थी। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरी गाड़ी के अंदर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि जल्दी से गाड़ी चला लो, नहीं तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो ये लड़की दुल्हन के लिबास में थी। उसने आज जो लहंगा पहना था वो दुल्हन वाला था। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से उस सुनसान रास्ते को तय करता हुआ जाने लगा। जब मैं जीटी रोड पर पहुंचा तो मैंने गाड़ी रोकी और उसे कहा कि उतरकर अगली सीट पर आ जाए। वो बहुत घबराई हुई थी और खौफजदा थी।
जल्दी से दरवाजा खोला और फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे जो नदी की तरह बह रहे थे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परेशान मत हो, अब तुम्हें यहाँ किसी भी किस्म का खतरा नहीं है। बस मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी हालत में क्यों हो और क्या हुआ है जो तुम इस कदर परेशान हो और रो रही हो। वो अपने आंसू साफ करते हुए मुझसे कहने लगी कि मेरा सौतेला बाप मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रहा था, इसीलिए मैं वहां से भाग आई हूँ। अब मेरा कोई भी ठिकाना नहीं, खुदा के लिए तुम मुझे अपनी पनाह में ले लो। ये कहकर तो उसने मेरे दिल की बात कही थी, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि मैं उसे अपने निकाह में ले लूं और उसको कभी खुद से दूर ना होने दूं। लेकिन अम्मा का क्या रवैया होगा उसे देखकर, मैं सोचने लगा। मैंने पहले तो उसे तसल्ली देकर समझाया कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम अपने बाप को इनकार कर देती। उसने बताया कि उसका बाप सौतेला था, वो 50 साला बूढ़े के साथ मेरी शादी कर रहा था, क्योंकि मेरे बाप ने उससे पैसे लिए थे और वो मुझे बेच रहा था। उसने मुझे अपना नाम फातिमा बताया। मैंने फातिमा से कहा कि फिर तो अच्छा ही हुआ जो तुमने घर से भागने का फैसला किया। अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अब तुम मेरे साथ हो और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंच पाए। मैं शहर के अंदर इंटर हुआ तो सबसे पहले मैं कोई ऐसी शॉप ढूंढने लगा जहाँ से मुझे खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता, क्योंकि फातिमा भी भूख से निढाल लग रही थी। आधी रात का वक्त था, दूर दूर तक कहीं कोई दुकान भी खुली नजर नहीं आ रही थी कि अचानक से मेरी नजर एक ढाबे पर पड़ी जो कि तकरीबन बंद ही होने वाला था। मैंने जल्दी से गाड़ी का रुख उस ढाबे की तरफ किया और वहां से खाने पीने के लिए रोटी और सालन खरीदा। अब मैं फातिमा को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचा, जैसे ही चौकीदार ने गेट खोला तो सामने अम्मा खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। गाड़ी में से मैं नीचे उतरा। अम्मा ने मुझे प्यार किया और कहने लगी कि रात का सफर मत किया करो, कितनी दफा समझाऊं तुम्हें, तुम मेरी इकलौती औलाद हो और रात के सफर मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें रात का सफर करने से क्यों रोकती हूँ। तभी अम्मा के मुंह में यही अल्फाज थे कि अम्मा की नजर फातिमा पर पड़ी और अम्मा की आंखें पथरा सी गई थी, क्योंकि फातिमा दुल्हन के लिबास में थी और इससे पहले कि मेरे और फातिमा के बारे में अम्मा कुछ गलत समझती, मैंने अम्मा को ये बात क्लियर करना मुनासिब समझी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, ये सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और इसके साथ एक मसला हुआ है, ये मैं आपको अंदर चलकर बताता हूँ। अम्मा खामोशी से अंदर आ गई। फातिमा डरी और सहमी हुई थी। मैंने फातिमा से भी अंदर आने का कहा। मैं फातिमा को गेस्ट रूम में बिठा चुका था। अम्मा को कमरे में लेकर चला गया। मैंने अम्मा को फातिमा के बारे में सारी हकीकत बयान कर दी। अम्मा ये सुनकर बहुत परेशान हुई, लेकिन मुझसे कहने लगी कि ये यहाँ कैसे रहेगी, तुम जवान हो, कल को कोई पुलिस केस न बन जाए। मैंने अम्मा से कहा कि अब परेशान मत हो, जब कोई केस बनेगा तो मैं देख लूंगा, फिलहाल तो वो मजबूर है और आधी रात को मैं उसे उस वीरान रास्ते पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। अम्मा ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, सुनसान रास्ते पर जवान लड़की को छोड़ना बेवकूफ़ी थी, तुमने अच्छा किया इसे यहाँ पर लेकर आ गए। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद मैं अम्मा को कमरे से बाहर ले आया। फातिमा की नजरें मुझे तलाश कर रही थी। जैसे ही मैं उसके सामने गया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अम्मा ने उसे प्यार किया और उसे कुछ कपड़े दिए कि वो कपड़े तब्दील कर ले और फ्रेश हो जाए। फातिमा ने कपड़े तब्दील किए और फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आ गई। मैंने और फातिमा ने खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया, जबकि फातिमा अम्मा के साथ अम्मा के कमरे में आराम करने चली गई। मैं सारी रात उसके बारे में सोचता रहा। ऐसा लग रहा था कि कुदरत को भी यही मंजूर था जो मैं चाहता था। अल्लाह ने मेरी चाहत इतनी आसानी से मेरी गोद में डाल दी थी। मैं बेहद खुश था। इसी खुशी में सुबह मेरी आंख जल्दी ना खुली तो एकदम से मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो काम वाली दरवाजे पर खड़ी मुझे कह रही थी कि बड़ी बेगम आपका नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाएं। मैंने टाइम देखा तो काफी ज्यादा हो चुका था। मैं जल्दी से उठा, नहा धोकर कपड़े पहने और नीचे चला गया।
मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था कि एकदम से दिमाग में फातिमा का ख्याल आया। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा, फातिमा कहाँ है? अम्मा ने बताया कि वो गहरी नींद सो रही है, शायद कल की थकावट नहीं उतरी उसकी। मैंने अम्मा से पूछा कि रात उसने ठीक से नींद ली थी? अम्मा ने बताया कि वो सारी रात रोती रही है। मैंने उसे बहुत समझाया तो फिर कहीं जाकर सोई। बहुत ही बुरा हुआ है फातिमा के साथ, अम्मा मुझे कहने लगी। मैं और अम्मा नाश्ता कर ही रहे थे जब अम्मा के कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने मैंने फातिमा को खड़े देखा जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे से मेरी नज़रें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे उस पर बेहद प्यार भी आया। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि अम्मा ने भी उसे देखते ही कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी नज़र उतार लिया करो, कहीं तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र न लग जाए। फातिमा मुस्कुराने लगी। अम्मा ने उसका बाजू पकड़कर उसे नाश्ते की टेबल पर बिठाते हुए कहा था, कैसी रही तुम्हारी रात? कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? नींद तो अच्छे से ली है ना? मैंने फातिमा को मुखातिब करते हुए फातिमा से पूछा। फातिमा ने मुझे बताया कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। अच्छे से नाश्ता करना और बेफिक्र रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं फातिमा से ये सब कहते हुए अपने ऑफिस जा रहा था कि अचानक से मेरे कानों में अम्मा की आवाज़ पड़ी। अम्मा मुझे कह रही थी कि आज जरा जल्दी से घर वापस आ जाना और फातिमा को मॉल पर ले जाना, जाकर थोड़ी कपड़ों की शॉपिंग करवा देना। कब तक वो ऐसे फिरती रहेगी? मैंने मुस्कुराते हुए अम्मा से कहा, ठीक है, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा, और अल्लाह हाफिज कहते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में आज बहुत काम था। मैं सारा दिन बहुत मसरूफ रहा। मेरे दिल में जो बेचैनी थी फातिमा से मिलने की थी, वो बेचैनी अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि फातिमा मेरे ही घर में मेरे पास थी। ये सोचकर मुझे तसल्ली थी कि अब मैं चाहे लेट जाऊं या जल्दी जाऊं, कोई मसले वाली बात नहीं। अब मुझे अपने ऑफिस को भरपूर टाइम देना था। मैंने अपने ऑफिस की सारी भाग दौड़ अपने करीबी दोस्त के हाथ में दी थी, क्योंकि मैं फातिमा के चक्कर में ऑफिस को सही से टाइम नहीं दे पा रहा था। आज मुझे ऑफिस में ही देर हो गई। मैं जैसे ही ऑफिस से निकला तो मैंने अम्मा को फ़ोन कर दिया कि आप फातिमा से कहें कि वो रेडी रहे। जैसे ही आकर मैं गाड़ी का हॉर्न दूँ तो फातिमा को बाहर भेजिएगा। अम्मा ने ऐसे ही किया। जैसे ही मैंने घर के बाहर जाकर गाड़ी का हॉर्न दिया, फातिमा जल्दी से बाहर आई गई। मैंने फातिमा को बिठाया और एक बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए ले गया। मैंने फातिमा को उसकी मर्जी की शॉपिंग करवाई। एक अच्छे होटल में हमने खाना खाया और वहां से घर चले आए। फातिमा बेहद खुश थी, मुझे बार बार कह रही थी, अब बहुत अच्छे हैं, आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे ही बातें करते हम लोग घर पहुंच चुके थे। घर जाते ही मैं अपने कमरे में चला गया और अम्मा से कहा कि एक कप चाय का मुझे मेरे कमरे में ही भेज दें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था और परेशान भी था, इसलिए कि ऑफिस में बहुत से काम ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे लेकिन हो चुके थे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये काम किसके हैं, क्योंकि मेरा जिगरी दोस्त तो ऐसी कोई हरकत कर नहीं सकता जिससे ऑफिस का 1 रुपये का भी नुकसान पहुंचे। बस इसी सोच ने मेरे सर में दर्द कर रखा था। मैं अपने कमरे में आंखें बंद करके लेटा हुआ ये सोच रहा था कि आखिर मेरी कंपनी को इतना नुकसान कैसे हो गया, इसके पीछे किसका हाथ है। कि अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने अंदर आने की उसे इजाज़त दी तो सामने फातिमा चाय की ट्रे पकड़े खड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया और उससे कहा कि आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आई तो उसके साथ ही बहुत तेज़ खुशबू मेरे चारों तरफ कमरे में फैल गई। फातिमा और मैं बैठकर चाय पीने लगे। मैंने फातिमा से अम्मा के बारे में पूछा कि अम्मा कहाँ पर हैं। फातिमा ने बताया कि वो फ़ोन पर आपकी फुप्पो से बात कर रही हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चाय आप तक पहुँचा दूँ। ये एक अजीब ही किस्सा था। जब भी फातिमा मेरे करीब आती तो उसके साथ ही बहुत तेज़ खुशबू मेरे चारों तरफ फैल जाती। ऐसा लगता जैसे इस खुशबू ने मुझे अपने घेरे में लिया हो। मेरे सर का दर्द ही ख़त्म हो गया। मैंने फातिमा से पूछा कि फातिमा, पता नहीं ये क्या माजरा है, जब भी तुम मेरे पास आती हो मेरे सर का दर्द, मेरी थकावट सब कुछ दूर हो जाता है और एक तेज़ खुशबू मुझे अपने घेरे में ले लेती है। फातिमा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देख लें,
یہ میرے پاس ایک جادو ہے جس کا اثر آپ پر ہونے لگا ہے۔ ہم ایسی باتیں کہہ کے لگا کر ہنس رہے تھے کہ تبھی اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ امیر حمزہ، تمہاری پھپھو کی کال تھی۔ میں نے اماں سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ خیریت تھی، پھپھو نے کال کی، کیوں کی ہے؟ اماں نے بتایا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دینا چاہ رہی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے کیا جواب دیا ہے؟ اماں خاموشی سے میرا منہ تکنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے یہی کہا ہے کہ میں امیر حمزہ سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ اماں نے مجھے فوراً سے پہلے یہ بات بولی کہ میری بھی یہی چاہت ہے کہ میں ہانیہ کو اپنے بہو بنا کر اس گھر میں لے کر آؤں۔ میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں نے ان کو بڑی مشکل سے ملنے کے لیے اپنے دل کو سمجھایا ہے، نہیں تو ان لوگوں نے جیسے میرے باپ کے مرنے کے بعد آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ سلوک کیا تھا، اس سلوک کی وجہ سے تو یہ اپنا یہ حق بھی کھو بیٹھے کہ میں نے اچھے طریقے سے سلام دعا بھی کر لوں۔ اور آپ رشتے کی بات کر رہی ہیں، کبھی بھول کر بھی مت سوچیے گا کہ میں ہانیہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں گا۔ میں نے اماں کو صاف صاف بتا دیا کہ میں شادی کروں گا تو اپنی مرضی سے کروں گا، ہانیہ کے ساتھ تو بالکل بھی مت سوچیے گا۔ میں غصے میں اتنی بات بول کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اماں بہت پریشان تھی۔ اماں نے فاطمہ کو حوصلہ دیا اور کہا، پریشان مت ہو، آپ امیر حمزہ کو آرام سے سمجھائیں گی تو وہ شادی کے لیے ضرور ہاں کریں گے۔ رات کافی ہو چکی تھی، میں ابھی تک گھر نہیں گیا تھا کہ اچانک سے موبائل پر کسی کا فون آیا۔ جیسے ہی میں نے موبائل نکال کر دیکھا تو فون گھر سے تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو فاطمہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی سے گھر آ جائیں۔ میں فوراً سے پہلے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ اماں کا بی پی ہائی تھا۔ میں نے اماں کو میڈیسن وغیرہ دے کر سلا دیا۔ اب مجھے پریشانی یہ کھائے جا رہی تھی کہ اگر اماں نے زبردستی میری شادی ہانیہ سے کر دی تو میں کبھی فاطمہ کو اپنا نہیں پاؤں گا۔ ان سب باتوں سے پہلے ضروری تھا کہ میں اپنی محبت کا اقرار فاطمہ سے کرتا اور اس کی رضامندی جان لیتا۔ اماں کو سلانے کے بعد میں اور فاطمہ ٹی وی لانچ میں آ گئے۔ فاطمہ کہنے لگی، میں آپ کے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میرا سر درد اسے اپنے پاس پا کر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فاطمہ چائے لے کر آئی، ہم دونوں مل کر چائے پی رہے تھے۔ تبھی میں نے فاطمہ سے اظہار محبت کرنے کا سوچا۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ میں تمہیں کوئی لمبی چوڑی داستان نہیں سنانا چاہتا، بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو دیکھتے ہی تم پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مجھے پہلی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار جان بوجھ کر اس راستے پر آ جاتا تاکہ تمہیں دیکھ سکوں اور تم سے بات کر سکوں، تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ میں نے دن رات ایک کیے ہیں تمہیں پانے کے لیے، پھر اچانک ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے ایسے ملوایا۔ میں بہت خوش تھا، اس لیے نہیں کہ تم پریشان حالت میں میرے پاس آئی، بلکہ اس لیے خوش تھا کہ میرے دل کی مراد اللہ نے پوری کر دی تھی۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لے کر اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ میری ساری باتیں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی اور مسکرا کر کہنے لگی، اگر آپ کی اماں نہ مانی تو؟ میں نے فاطمہ سے کہا کہ اس بات کی ٹینشن تم مت لو، اماں بھی مان جائیں گی، مجھے تمہاری مرضی جاننی ہے۔ فاطمہ نے کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں بھی آپ کی ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ اگر اماں کا کوئی اعتراض نہیں تو آپ جب چاہے مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ میرے دل میں ایک سکون کی لہر سی دوڑنے لگی۔ میں فاطمہ کا جواب پا کر بے حد خوش تھا۔ اب میں صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوئی، اماں کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ میں نے اماں کو اپنے پاس بٹھایا اور اماں سے کہا کہ کیا آپ کی یہی خواہش ہے کہ ہانیہ ہی آپ کے گھر کی بہو بن کر آئے؟ اماں میرا منہ دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں، میری خواہش تو یہ ہے کہ جہاں میرا بیٹا خوش ہو وہیں پر خوشی خوشی اس کا گھر بسا دو۔ اماں کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کو ٹھنڈک سی پہنچی۔ میں نے اماں کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا کہ اماں، اگر آپ میری رضامندی چاہتی ہیں تو مجھے فاطمہ پہلے دن سے ہی بہت پسند تھی۔
فاطمہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے میں بار بار پھپھو کے گھر آتا جاتا تھا، کیونکہ فاطمہ اسی ایریا کی رہنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پھپھو کے گھر کے چکر لگائے۔ اماں میری بات سن کر حیران رہ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے تو مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اسی لیے آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ میں پہلے خود جاننا چاہتا تھا کہ فاطمہ کی رضامندی کیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ فاطمہ کا سوتیلا باپ ہے اور اس کے ساتھ یہ سب سلوک کر رہا ہے۔ اماں نے فاطمہ سے فاطمہ کی رضامندی پوچھی تو فاطمہ نے بھی رضامندی دے دی۔ اماں نے خوشی خوشی میری اور فاطمہ کی شادی کا اعلان پورے خاندان میں کر دیا۔ اب سب کو یہی پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ امیر حمزہ کی شادی فاطمہ سے ہو رہی ہے۔ میں اور فاطمہ بے حد خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب فاطمہ میری شریک حیات بن کر میرے گھر میں ہمیشہ کے لیے بغیر کسی نقصان پریشانی کے رہنے لگی۔ میں اور فاطمہ بے حد خوش تھے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ فاطمہ میں ایک عجیب سی کشش تھی، نہ جانے یہ کشش اس قدر مجھ پر حاوی کیوں تھی، کیونکہ فاطمہ جب بھی میرے قریب آتی وہ میرا دل موہ لیتی اور میرے تمام دکھ ختم ہو جاتے۔ آفس کا بہت مسئلہ بنا ہوا تھا، میں اس کو لے کر بہت پریشان تھا اور اکثر میرے سر میں درد رہتا، لیکن فاطمہ کا میرے قریب آنا اس سر درد کی دوا بن گیا تھا۔ فاطمہ اکثر بیٹھی مجھ سے کہتی، امیر حمزہ، اگر میں نے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات چھپائی ہو اور آپ کو اچانک پتہ چلے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور میں فاطمہ سے ہمیشہ کہتا کہ اگر تمہیں مناسب نہیں لگا وہ بات مجھ سے شیئر کرنا تو تمہارا رائٹ ہے، جس دن تمہیں مناسب لگے گا مجھے بتا دو گی تو میں تب تمہارا اتنا ہی ساتھ دوں گا جتنا آج دے رہا ہوں۔ فاطمہ میری یہ بات سن کر بے حد خوش ہو جاتی اور مسکرانے لگتی۔ آج صبح جب میں آفس گیا تو آفس میں بہت ہنگامہ مچا تھا۔ میرے بہت زیادہ شیئرز ایسے تھے جن میں ایک بھاری نقصان ہونے جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ جیسے ہی میں نے تمام معاملے کی چھان بین کی تو میرا دوست ہی میرا قاتل نکلا۔ میرا جگری دوست جس کے حوالے میں نے اپنا سارا کاروبار کیا ہوا تھا، اس بھروسے پر کہ وہ مجھے دغا نہیں دے گا، اسی نے مجھے پوری طرح سے توڑ دیا تھا۔ خرم نے آفس کی فائلز میں بہت جگہ ہیرا پھیری کی تھی، جس کی وجہ سے میرا کام دن بدن پستی کی طرف جا رہا تھا۔ انویسٹیگیشن کرنے پر معلوم ہوا کہ خرم نے بہت سی جگہ پر گھپلا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری کمپنی کے شیئرز نیچے ہی گرتے جا رہے تھے۔ میں ساری معلومات لینے کے بعد بے حد پریشان ہوا۔ اماں سو رہی تھی۔ فاطمہ نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ میں نے فاطمہ سے سارا دل کا حال بیان کیا۔ فاطمہ غور سے میری بات سنتے جا رہی تھی، پھر اچانک سے مجھے کہنے لگی، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ میں حیران ہو کر فاطمہ کا منہ دیکھنے لگا کہ تمہیں اتنا بڑا مسئلہ ایک معمولی سی بات لگ رہی ہے۔ فاطمہ نے کہا، آپ پریشان مت ہو، آپ کچھ دن کے لیے اپنے آفس کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں دے دیں، پھر دیکھیں کیسا جادو ہوتا ہے اور آپ کا سارا ڈوبا ہوا کاروبار دوبارہ سے کیسے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ پہلے تو مجھے فاطمہ کی کسی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کچھ دن کے لیے فاطمہ کو آفس کا کام تھما دیا۔ اب فاطمہ ڈیلی گھر کے کاموں کے ساتھ آفس کے کام کو بھی دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جو میرا کاروبار پستی پر آن پہنچا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ میں اور اماں یہ دیکھ کر بے حد حیران تھے اور خوش تو بے حد تھے۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ میں یہ تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا، تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ فاطمہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ایک راز ہے، اگر میں نے یہ راز آپ پر ظاہر کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بے حد پریشان ہوں اور حیران ہو کر فاطمہ کا منہ تکنے لگا کہ ایسی کون سی بات ہے جس سے فاطمہ کو یہ اندیشہ تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس وقت تو میں مذاق میں اس بات کو ٹالتے ہوئے چپ ہو گیا، لیکن یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ میرے دل میں اس بات نے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ میں اب رات ہونے کا انتظار کرنے لگا کہ رات ہو اور جب فاطمہ میرے کمرے میں آئے گی تب میں اسے اس بات کا جواب لوں گا۔ رات ہو گئی اور فاطمہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے آئی تو میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے فاطمہ سے کہا کہ کچھ تو ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو،
تم نے اماں کے سامنے بھی یہ بات بولی تھی کہ یہ ایک راز ہے، اگر یہ ظاہر ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایسا کون سا راز ہے جس نے تمہیں اتنی بڑی بات بولنے پر مجبور کر دیا؟ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ فاطمہ میری طرف دیکھنے لگی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، امیر حمزہ، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ میں اپنے گھر سے بھاگی تھی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ میرا باپ میری شادی ایک بوڑھے سے کر رہا تھا۔ میں ایک دم سے حیران ہو گیا۔ فاطمہ نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں وہ سارا سچ آپ سے بیان کروں گی جو آج تک آپ سے چھپا رکھا تھا۔ فاطمہ نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ جیسے ہی فاطمہ نے میرے سامنے جن زادی کا نام لیا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور فاطمہ سے کہنے لگا، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل پسند نہیں۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ مذاق نہیں ہے، میں واقعی میں ایک جن زادی ہوں اور میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر آپ کے پاس بھاگ آئی تھی کیونکہ میرے قبیلے میں آزادی سے سانس لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر آپ کو اپنانا بہتر سمجھا۔ فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس بہت سی طاقت ایسی ہے جس کے استعمال سے میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، لیکن میں جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نے اپنی جناتی طاقت کو استعمال نہیں کیا۔ صرف آج آپ کا ڈوبتا کاروبار دیکھ کر میں نے اپنی جناتی طاقت کا استعمال کیا ہے۔ میں فاطمہ کی باتیں سن رہا تھا اور ایک دفعہ تو دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں تو خود اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ ایک اچھی جنزادی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی زندگی میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی مجھے اپنے جناتی روپ میں نہیں آؤ گی اور مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ فاطمہ نے مجھ سے وعدہ کیا اور میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے فاطمہ کو چپ کروا دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ ہم اب اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ہم صرف اپنے فیوچر کے بارے میں پلان کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں وہ خوش نصیب ہوں جو آج تک فاطمہ کا ساتھ پا کر جی رہا ہوں۔ میں اور فاطمہ ایک بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے بھی نوازا۔